ऑडियो बुक हिंदी बाय नीलिमा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक बड़ा सा थैंक यू हमारी नई मेंबर गीता पेंटाकोटा जी को, जिन्होंने ऑडियो बुक क्रेजी मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल को सपोर्ट किया। थैंक यू गीता जी। और उन्हीं के साथ ही जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो कई महीनों से अपनी मेंबरशिप को कायम रखे हुए हैं, उन सभी के लिए भी एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। और अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज की कहानी है गोपाल राम गेहमरी जी की। अब प्लीज उनका नाम सुनकर कुछ लोग शायद परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनका इंट्रोडक्शन मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको दिया था, लेकिन काफी लोगों को ऐसा लगा कि उनकी कहानी, वो जो कहानी उस वीडियो में थी, वो कहानी शर्लॉक होम्स की एक दूसरी कहानी की हूबहू नकल है। और एक बात ये भी कि उस कहानी में जासूस के करने के लिए कुछ था ही नहीं, यानी जासूस ने अपनी कोई जासूसी नहीं दिखाई, उसको सब कुछ पका पकाया मिल गया। तो हाँ, ये वाली बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ कि उसे वाकई सब कुछ पका पकाया ही मिल गया था। लेकिन ये वाली जो कहानी है, इसके अंदर उसने पूरी मेहनत की है। यूं समझ लीजिए पिछली कहानी की भी कसर पूरी कर दी है। तो इसलिए इस कहानी को आप बड़े ही प्रेम से और आराम से सुन सकते हैं। दूसरी बात नकल की। अब नकल का जहां तक सवाल है, तो उसके लिए किसी के बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है। हर कोई एक दूसरे की नकल करता है। यहां तक कि अगर आपने गौर किया हो, जो आप सबके फेवरेट जितने भी जासूस हैं अब तक के, शर्लॉक होम्स, हरक्यूल पॉयरो, व्योमकेश बख्शी, इन सब के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज हैं। कभी आपने ध्यान दिया इस बात पर? तो बस अब इनके जो भी राइटर्स थे, उनमें से किसने किसकी नकल की और किसने किसको कितना टेप आया, कितना क्या किया, हम उस बहस में नहीं पड़ते और सिर्फ कहानी का मजा लेते हैं। क्योंकि अगर हम नकल असल के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर तो हम कंपेयर करते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये सारे जासूस और इनके काम करने के तरीके, इनके सोचने के, लॉजिक देने के तरीके, यहाँ तक कि इनका जो वो दो लोगों वाला जो सिस्टम है, यानी कि एक मेन जासूस जो कि अनमैरिड है और दूसरा उसका चमचा जो कि उसके सारे काम करता है, उससे गालियां खाता है, उससे इंसल्ट करवाता है और फिर भी बेचारा उसके पीछे पीछे लगा रहता है, उसके सारे केसेस को स्टोरी के रूप में लिख के दुनिया के सामने लाता है। ये सारी बातें हर जासूस के साथ सेम ही तो हैं। तो इसलिए इन सब चक्करों में दिमाग ना खपाकर कहानी का मजा लीजिए। आज की जो कहानी है उसका नाम है गेरुआ बाबा। अब इसमें जो जासूस है वो यही गेरुआ बाबा है। कहीं कहीं पर इसका नाम जासूस भी आएगा। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि गेहमरी जी ने अपने जासूस को कोई खास नाम नहीं दिया था, वो उसे जासूस कहकर ही बुलाते थे। तो बीच बीच में कहीं पर उसके लिए उन्होंने जासूस शब्द का भी इस्तेमाल किया है और काफी जगह पर गेरुआ बाबा शब्द का इस्तेमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गेरुआ बाबा। भाग 1। सुपरिटेंडेंट साहब हैं क्या? हाथ में एक लिफाफा लिए हुए एक लड़के ने पूछा। वो एक ऑफिस में खड़ा हुआ था। अंदर से नौकरानी ने जवाब दिया, हाँ हैं, ऑफिस में जा, ऑफिस में। वो जो सामने फाटक है ना, वहां से चला जा अंदर। ये लड़का एक बॉय मैसेंजर था। दौड़ता हुआ ऑफिस में गया और सामने ही एक महाशय जो कुर्सी पर बैठे रजिस्टर उलट रहे थे, उनको नमस्ते करके उसने वो चिट्ठी उनके हाथ में थमा दी। उस आदमी ने चिट्ठी को देखा और फिर लड़के को वापस देते हुए उसी कमरे में बने एक दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुपरिटेंडेंट साहब वहां है, वहां जाओ। लड़का दूसरे दरवाजे से अंदर गया और उसने वहां बैठे धीर गंभीर पुरुष से पूछा, जी सुपरिटेंडेंट साहब कहाँ हैं? क्यों, बोलो, क्या काम है? जी उनके लिए चिट्ठी लाया हूँ। किसकी है? लाओ इधर दो। लड़के ने चिट्ठी आगे बढ़ा दी। सुपरिटेंडेंट ने जल्दी से उसे खोलकर पढ़ा और उसी पल उसका जवाब लिखकर लड़के को थमा दिया। आपको आदमी भेज दिया गया है। लड़का ये जवाब लेकर बाहर निकल गया। भाग 2। अब यहाँ पर हम चिट्ठी भेजने और जवाब देने वाले दोनों का थोड़ा परिचय देना चाहते हैं। शहर का नाम हम आपको नहीं बताएंगे, ना ही सन, ना महीना या तारीख का ही पता देंगे। शहर का नाम मान लीजिए है अलकापुर। उन दिनों वहां पर एक सेवा समिति की स्थापना कर दी गई थी, जो मेले ठेलों और उसके अलावा भी समय समय पर राजा और प्रजा दोनों को मदद किया करती थी। और लोगों को उस सेवा समिति के काम पर बड़ी ही श्रद्धा थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छा काम करते थे। उसके जो मेंबर्स थे, उनकी मुस्तैदी और परोपकार के कारण सब लोगों का समिति पर बड़ा ही विश्वास था। इस समिति में 2 आदमी ऐसे थे जो जासूसी का काम करते थे, और इसी कारण बड़े बड़े लोग अपने संगीन मामले पुलिस में रिपोर्ट ना करके इसी सेवा समिति के हाथ में सौंप दिया करते थे। और जब उनका काम पूरा हो जाता तो काम करने वालों को इनाम भी देते थे।
आज जो समिति में चिट्ठी आई वो भी कुछ इसी तरह की थी। उसमें इतना ही लिखा था कि अपने गेरुआ जासूस को फौरन भेज दीजिए, बहुत ही जरूरी काम आ पड़ा है। गेरुआ जासूस जो थे वो इस समिति के बहुत ही मशहूर जासूस थे। कोई भी भेद भरा गूढ़ मामला जो होता था वो गेरुआ बाबा के हाथों ही सुलझाया जाता था। उनको गेरुआ बाबा लोग इसलिए कहते थे क्योंकि वो हमेशा गेरुआ कपड़े पहने रहते थे। सुपरिटेंडेंट ने गेरुआ बाबा को बुलाकर वो चिट्ठी दे दी और लड़के को जवाब देकर विदा कर दिया। चिट्ठी मिलते ही गेरुआ बाबा भी रवाना हो गए। जब वो चिट्ठी भेजने वाले मुरलीधर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मुरलीधर शहर से बाहर सदर वाले इलाके में रहते हैं। पता चला कि नौकरी से पेंशन लेकर उन्होंने बड़े लंबे चौड़े मैदान में 3 मंजिल का मकान बनवाया है। मकान के चारों तरफ कोई 4 बीघा जमीन में एक सुंदर बाग भी लगवाया है। बड़े हॉल के बगल वाले कमरे में एक सफेद संगमरमर की टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे एक महाशय किसी की राह देख रहे थे। उनके गोरे बदन को देखने से ही मालूम पड़ता था कि वो कोई भाग्यवान आदमी है। गेरुआ बाबा को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आप सेवा समिति से आए हैं? जी हाँ। ये सुनते ही मुरलीधर ने गेरुआ बाबा को आदर से बिठाया और कहने लगे, मैं आपसे एक अद्भुत घटना बयान करता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस रहस्य का पता लगाइए। असल में मेरी एक लड़की है साहब, उसका नाम है प्यारी। उसकी शादी हुए 2 साल हो गए। सेठ दुर्गा प्रसाद के लड़के मूलचंद से उसका विवाह हुआ था। लड़की के गुणों के कारण ससुराल में उसका बड़ा ही आदर है। उसकी सास ने हीरे मोती के बहुत से जड़ाऊ गहने ब्याह में भेजे थे। हीरों का एक जड़ाऊ हार, एक सिरबिंदी, एक जोड़ा कान का और एक नाक का गहना था। इसके अलावा एक बड़ा हीरा जड़ा जुड़े का चंदवा और एक चंपाकली, ये सब मिलाकर करीब 30,000 का माल था। अब ये सारा माल उस शनिचर को न जाने किस कुघड़ी में यहाँ पहुंचा था कि कल शुक्रवार की रात को अचानक सब गायब हो गया है। गेरुआ बाबा ने सवाल किया, तो क्या मुझे उन्हीं गहनों का पता लगाने के लिए बुलाया गया है? जी हाँ साहब, मैं आपको बहुत बढ़िया सा इनाम दूंगा। बस आप इन गहनों का पता लगा दीजिए किसी तरह। देखिए, ये लड़की के चढ़ावे के गहने हैं। इनको नहीं मिलने से मेरी कितनी बदनामी होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं ना। ठीक है, आप मुझे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मुरलीधर से पूछकर गेरुआ बाबा ने चोरी की गई चीजों का नाम, दाम, वजन, रंग सब कुछ इतनी अच्छी तरह से लिख लिया कि देखते ही गहनों को पहचान सकें। अच्छा, अब आप मुझे चोरी के बारे में और विस्तार से बताइए, फिर उन्होंने कहा। मुरलीधर ने बताया, एक बात बड़े ही अचरज की है साहब कि चोर गहनों का डिब्बा यहीं पर फेंक गया है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि उसे जबरदस्ती खोला गया है। मैंने अपने सारे नौकर चाकरों से भी घुमा फिराकर अच्छी तरह से पूछताछ की है, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला। और इसके अलावा 2 बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अभी तक ये बातें किसी को नहीं बताई हैं। पहली बात तो ये है कि जो गहनों का बक्सा था उसके किनारे पर खून लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि जल्दी में उसे खोलते टाइम बॉक्स का कोना खोलने वाले के शरीर में लग गया और उससे खून निकल आया। और इसके अलावा मेरी लड़की की एक दासी है जिसका नाम है फेंकनी, उसके हाथ में भी कट जाने का निशान है। ये दासी अभी हमारे यहाँ नई नई आई है। मैं उसके ऊपर पूरी नजर भी रखता हूँ, लेकिन उसके रंग ढंग से ऐसा लगता नहीं कि उसने ये चोरी की होगी। अब इसके अलावा एक और बात यह है साहब कि मेरी छोटी लड़की जो 9 साल की है, आज ये एक हीरा मेरे पास लेकर आई थी। इतना कहकर मुरलीधर ने एक हीरा जासूस के आगे निकाल कर रख दिया। गेरुआ बाबा ने देखा कि वो बड़ा ही चमकदार और कीमती हीरा था। आकार में छोटा होने पर भी उसकी चमक से आंखें चौंधियासी रही थीं। मुरलीधर ने कहा, लड़की ने मुझे बताया कि ये फेंकनी के कमरे में बॉक्स के नीचे मिला था उसे, और ये जो गहने चोरी हुए उन्हीं में से एक के अंदर जड़ा हुआ था। ऐसा लगता है उसमें से इसे उखाड़ लिया गया है। गेरुआ बाबा ने हीरे को ध्यान से उलट पुलट कर देखा और फिर बोले, अच्छा ठीक है, जिस कमरे में ये सारे गहने थे मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। मुरलीधर गेरुआ बाबा को प्यारी के कमरे में ले गए। उन्होंने कमरे को अच्छी तरह से चेक किया। उनकी समझ में नहीं आया कि अंदर कोई आदमी कैसे आया होगा, क्योंकि बाहर से ऊपर चढ़कर आने के लिए कोई भी उपाय नहीं था। एक खिड़की से एक फव्वारा 3-4 फुट की दूरी पर पानी फेंक रहा था, लेकिन वो बहुत ही पतला था, यहाँ तक कि ज्यादा वजन भी सहन नहीं कर सकता था। अगर कोई उस फव्वारे पर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करता तो वो पक्का नीचे गिर जाता, और इसके अलावा और दूसरा कोई भी तरीका बाहर से ऊपर चढ़ने के लिए नहीं था। इन सारी चीजों को देख परख कर गेरुआ बाबा ने
एक बार उन सब लोगों से मिलने का इरादा किया जो उस घर में रहते थे। अब सब लोग बारी बारी से आने लगे और जासूस उनसे पूछताछ करके उनको विदा करने लगे। फिर बारी आई मुरलीधर की लड़की प्यारी की। गेरुआ बाबा ने उससे 2-4 बातें ही पूछी, लेकिन उतनी ही देर में प्यारी का चेहरा न जाने क्यों फकसा पड़ गया। उसने जासूस से कहा, मैं तो बहुत ही हैरान हूँ, कैसे क्या हुआ। देखिए, इस कमरे में एक ही तो दरवाज़ा है, इसके अलावा जिस चाबी से ये बंद था वैसी चाबी भी किसी की नहीं थी। इसके जोड़ की दूसरी चाबी कहीं है ही नहीं, और ये चाबी मैं हमेशा अपनी जेब में रखती हूँ। गेरुआ बाबा ने सवाल किया, जब आप रात को 8 बजे पीछे वाले दालान में गईं, तब क्या आपके गहनों का बक्सा कपड़ों के बक्से के ऊपर ही था? जी हाँ साहब, ऊपर ही था। ये सुनकर गेरुआ बाबा ने दीवार को अच्छी तरह नीचे ऊपर देखा कि हो सकता है कहीं उसमें कोई चोर दरवाजा ना हो, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चला। ना ही छत में ऐसा कोई रोशनदान या छेद मिला जिससे बाहर का आदमी भीतर आ सकता हो। ये सब अच्छी तरह देख चुकने पर फैंकनी नौकरानी को उनके सामने बुलाया गया। वो पश्चिमी हिंदुस्तान की रहने वाली थी। उसके चेहरे को घूर कर देखते हुए जासूस ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ फैंकनी, कि जब रात को गहने का बक्सा चोरी गया, क्या तुम्हारे हाथ में ये जो जख्म है ये उससे पहले से ही था या उसके बाद हुआ है? ये सुनते ही फैंकनी के चेहरे का रंग उतर गया। वो कुछ सेकंड तक गेरुआ का मुंह ताकती ही रह गई। गेरुआ ने फिर से पूछा, अरे भाई, ये जख्म लगने और खून निकलने की बात याद है कि नहीं तुमको? हाँ, याद क्यों नहीं होगी साहब, पूरी तरह से याद है। तो फिर बताओ ना, गहनों के बक्से पर भी खून लगा हुआ है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हाथ पर यह खून कैसे लगा? दासी ने जवाब दिया, जी एक ऑलपिन के गड़ जाने से ये खून निकला है। इतने में मुरलीधर के मुंह से निकला, अरे तू निकल गया। गेरुआ बाबा ने उसे बीच में ही रोक दिया और खुद दासी का हाथ उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें पता चला कि वो एक बड़ा जख्म है और ऑलपिन या सुई जैसी पतली चीज से नहीं हो सकता। फिर गेरुआ ने उसे वो हीरा दिखाकर पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बॉक्स के नीचे ये कैसे आया? दासी हैरानी से कई सेकंड तक उस हीरे को देखती रही, फिर बोली, आपको ये मेरी कोठरी में मिला है क्या? उस समय उसके चेहरे पर जो भाव थे उनको देखकर गेरुआ ने कुछ अटकल लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने जवाब में बस इतना ही कहा, हाँ हाँ वहीं मिला है। अब दासी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर जासूस से विनती करने लगी, देखिए साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप मुझे ही चोर समझ रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले में एकदम बेकसूर हूँ। आप जिसकी कहिए मैं उसकी कसम खाकर कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बीबी जी का गहना किस बक्से में वहां रहता है मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो मैं उसे बचाऊंगी या नमक हरामी करूंगी। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मेरी दोनों आंखें फूट जाएं साहब। मुरलीधर की लड़की प्यारी भी उस समय उसी कमरे में मौजूद थी। वो नौकरानी की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं जासूस साहब, फेंकनी पर मुझे पूरा विश्वास है, और वैसे भी वो उस कमरे में गई कैसे होगी? ताला तो बंद था, और अब आप ये मत कहिएगा कि उसने दूसरी चाबी बनवा ली होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए चाबी। उसने जासूस को कमरे की चाबी दिखाई, जो बिल्कुल नए ढंग की थी। जब तक उसकी छाप मोम से लेकर उसकी दूसरी कॉपी ना बनवा ली जाए तब तक वो ताला हरगिज नहीं खोला जा सकता था। जब नौकरानी से पूछताछ पूरी हो चुकी तो उस कमरे से और सब लोगों को विदा कर दिया गया। जासूस ने कहा, देखिए, गहनों को बरामद करना और चोर को पकड़ना ये 2 अलग अलग काम है, और मुझे इन दोनों के लिए ही समय की जरूरत होगी। ये घटना ऐसी है कि जल्दी दोनों का ही पता लगाने का कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर का कोई भी आदमी इस घटना का हाल कहीं किसी के ऊपर भी जाहिर ना करे, और अखबार में भी ये बात ना छपे। आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। जी ठीक है, मुरलीधर ने कहा। अच्छा, फेंकनी की बातों से आपको क्या लगा साहब? गेरुआ ने जवाब दिया, लगती तो बेकसूर ही है, लेकिन पक्के तौर पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। खैर, अब मैं चलता हूँ, जब जरूरत होगी तो आपसे मिलूंगा या खबर दूंगा। इतना कहकर जब गेरुआ वहां से बाहर निकले तो अचानक बगल के एक कमरे से एक बुढ़िया निकलकर सामने आई। जासूस को उसने इशारे से अपने कमरे में बुलाया। कमरे के अंदर जाकर बैठने के बाद उस औरत ने गेरुआ से पूछा, आपने वो फेंकनी से बातचीत की है क्या साहब? हाँ, उससे जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया है, गेरुआ ने कहा। तो आपको क्या लगा साहब, क्या उसी ने ये काम किया होगा? जी नहीं,
मुझे तो वो बेकसूर लगती है। तो लेकिन साहब, फिर गहने से वो हीरा निकलकर उसकी कोठरी में कैसे जा पड़ा? ओह, तो आपको हीरे वाली बात मालूम है? गेरुआ ने पूछा। अरे साहब, मैं उस हीरे की ही नहीं और भी बहुत सारी बातें जानती हूँ, लेकिन किसी से कहा नहीं मैंने। आपको होशियार आदमी देखकर आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें अगर पहले से किसी पर जाहिर हो जाएं तो असली चोर खबरदार हो जाएगा और माल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सिर्फ आपको ही ये सारी बातें बता रही हूँ। वो सनिच्चर की जो रात थी वो बड़ी ही डरावनी थी साहब, और गहरे अंधेरे में वो फेंकनी किसी मर्द से बात कर रही थी। मैं उसे थोड़ी दूरी पर थी, इससे मैं सारी बातें तो नहीं सुन सकी, लेकिन मर्द की दो एक बात मुझे सुनने में जरूर आई। वो ये पूछ रहा था कि प्यारी की कौन सी खिड़की बगीचे की तरफ खुली है। उसके बाद की जो बात थी वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई, लेकिन एक और मामला मैं आपको बतलाती हूँ साहब, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों वहां अंधेरे में किस लिए मिले थे। बात यह है कि कल जब एक पहर रात बाकी थी तो बगीचे के किनारे मुझे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से दौड़ा जा रहा है। फिर साएं साएं फुस फुस ऐसे सुनाई दिया। फिर उसके बाद धीरे से किसी के बोलने की आवाज आई। वो आवाज कह रही थी, तो आखिर में यही हुआ कि जान नहीं बचेगी। और फिर उसके बाद मैंने देखा साहब कि एक आदमी किनारे किनारे पर दौड़ा जा रहा था। असल में तब तक बादल छंट गए थे और 10वीं का चांद बाहर निकल आया था। उसी की रोशनी में मैंने उस मर्द को दौड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था साहब। वो बगीचे के फाटक की तरफ गया था। उसका एक हाथ उसकी छाती पर था, जिसमें एक चमकता हुआ जड़ाऊ गहना था। मैंने चांदनी में उसकी चमक अच्छी तरह से देखी थी। गहना बहुत कीमती था, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। गेरुआ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, अच्छा, उस आदमी को क्या आप पहचानती हैं? अजी हाँ, पहचानती क्यों नहीं? वो वही तो थे, मूलचंद बाबू, मुरलीधर बाबू के दामाद। क्या कहा आपने? मुरलीधर बाबू के दामाद, यानी प्यारी के पति? जी हाँ साहब, वही तो थे। प्यारी के पति वो गहना लेकर जा रहे थे। हाँ साहब, और मुझे ये भी पता है कि वो गहना प्यारी का ही था। मैं उसका सारा गहना अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि चोर आपका दामाद है? देखिए साहब, मैं तो कुछ नहीं कहती, ना मुझे पता कि कौन चोर है और कौन साहूकार। मैंने तो आपको बस वो बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अब जो भी फैसला करना है वो आप करो। गेरुआ बाबा कुछ देर तक बैठे सोचते रहे। फिर उस बूढ़ी औरत से 2-4 बातें और पूछकर और ये जानकर कि ये घटना आधी रात के बाद हुई थी, वो कुछ बातें पूछने के लिए फिर से प्यारी के पास लौट आए। उन्होंने देखा कि पीछे पीछे वो बुढ़िया भी धीरे धीरे चली आ रही थी। जब वो प्यारी के सामने पहुंचे तो देखा कि वो उदास आंखों से दूसरी तरफ ताक रही थी। उसका चेहरा सकपकाया हुआ सा था। गेरुआ ने उनसे पूछा, प्यारी जी, ये बताइए कि आपके पति मूलचंद जी यहाँ कब आए थे? प्यारी ने जवाब दिया, कल सूरज डूबने पर। और वो कब तक यहाँ पर रुके रहे थे? पूरी रात भर तो रुके रहे थे ना? नहीं साहब, वो तो रात को 10 बजे ही चले गए थे। कह रहे थे कि जल्दी विदेश जाने का मुहूर्त है। ओह, तो उनके जाने के कितनी देर बाद आपके गहने चोरी हुए? जी, जब वो चले गए थे तब उसके बाद मैं नीचे आई, और थोड़ी देर बाद जब मैं ऊपर गई तो देखा कि गहने नहीं थे। तो जब आप कल शाम को नीचे आई थीं, उस टाइम गहने कमरे में ही थे, ये बात आप पक्के तौर पर कह सकती हैं? जी हाँ, ये तो मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपने अपने कमरे की खिड़की से बगीचे में देखा था? क्या वहां पर कोई आदमी दिखाई दिया था आपको? नहीं साहब, मैं तो खिड़की की तरफ नहीं गई और ना ही मैंने किसी को देखा। अच्छा, ये बताइए, आपके गहने मूलचंद ने देखे थे? जी हाँ, देखे थे, और ये भी कहा था कि बहुत कीमती हैं। ये सारी बातें पूछकर गेरुआ बाबा वहां से बाहर निकले और फिर आसपास की अच्छी तरह से जांच की। वो चारों तरफ बगीचे में भी घूमे। उन्होंने ये भी देखा कि 4 दीवारी में किस किस जगह पर दरवाजे हैं। ये सब देखने के बाद जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नौकरानी फेंकनी बगीचे के फाटक से निकलकर तेजी से सड़क पार कर गई। ऐसा लगा जैसे उसने कोई चीज छाती पर रखी हो, लेकिन बड़ी ही सावधानी से उसे छिपाए लिए जा रही हो। उसने एक बार रुक कर इधर उधर भी देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा,
और फिर बेफिक्र होकर तेज तेज चलने लगी। गेरुआ झपट कर उसके पास पहुंचे और उसे रोक कर बोले, ए फेंकनी, रुक जा जरा। अरे आप यहाँ कहाँ से आ गए? फेंकनी ने बुरी तरह से चौंकते हुए पूछा। जासूस ने कड़क स्वर में सवाल किया, ये पल्लू में चिट्ठी किसकी छुपाए लेकर जा रही है? जरा दिखा तो। चिट्ठी? कहाँ है चिट्ठी? नहीं, मैं काहे को चिट्ठी रखूंगी साहब, मुझे चिट्ठी से क्या काम है? देख फेंकनी, मुझसे चालाकी मत कर, दिखा मुझे ये चिट्ठी किसकी है। दिखाए बिना तू यहाँ से जा नहीं सकती है। फेंकनी एक पल चुप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, पर साहब अगर किसी की गुप्त चिट्ठी हो तो? अच्छा, लिखी किसने है ये तो बता। अरे किसी ने तो लिखी ही होगी ना साहब। सीधे सीधे बता फेंकनी, किसने भेजी है चिट्ठी? जी बीबी जी की है, प्यारी बीबी की। किसको लिखी है? क्या सभी कुछ पूछ लेंगे साहब? हाँ, इस टाइम ये बात जाननी बहुत जरूरी है। सीधे सीधे से बता कि किसको लिखी है ये चिट्ठी प्यारी ने, और तू इसे किसे देने जा रही है? अरे साहब आप तो पीछे ही पड़ गए हैं, उन्होंने अपने ससुराल को लिखी है। ठीक है, दिखा मुझे क्या लिखा है इसमें। अब फेंकनी बुरी तरह से सकपका गई। अरे साहब, किसी के भीतर की बात आप क्यों जानना चाहते हैं? सीधे सीधे देती है कि हवालात जाएगी, बोल। अरे हुजूर, बीबी जी से कसम खा के आई हूं, कैसे कसम तोड़ दूं बताओ भला। ठीक है, तो इसका मतलब तू हवालात में 2 डंडे खाकर ही देगी। चल वही सही, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब फेंकनी ने देखा कि बचने का अब कोई उपाय नहीं, तो उसने लाचार होकर चिट्ठी दे दी। जासूस ने देखा कि उसके ऊपर मूलचंद का नाम लिखा था। उसने जल्दी से उसे जेब में रखा और बोला, देख फेंकनी, किसी से ये बात कहना मत। थोड़ी देर के बाद ठीक समय पर घर वापस जाना और कहे आना कि चिट्ठी दे आई हूं, समझ गई? फेंकनी और बुरी तरह से अचकचा गई। अरे इतना झूठ बाबू, मैं बीबी जी से झूठ जाकर कहूंगी क्या? तो ठीक है, मत बोल झूठ। लगता है तुझे हवालात ही ज्यादा पसंद है, तो ठीक है। अरे नहीं बाबूजी, हवालात मुझे भला क्यों पसंद होगी भला? तो ठीक है, जो मैं कहता हूं वो सुन और जैसा कहता हूं वैसा कर, नहीं तो अभी की अभी जेल में ठूंस दूंगा, समझी कि नहीं? इतना कहकर जासूस ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे, आप तो विदेश जाने वाले हैं, इस काम में देर ना कीजिएगा, बस चल दीजिएगा। जिन चीज़ों को देखकर आपने खुशी जाहिर की थी, उनकी बात क्या कहूँ, मेरा तो सर्वनाश हो गया। आपको बगीचे से जाते हुए देखा था, सब जानती हूँ, लेकिन अपने दुर्भाग्य की बात क्या लिखूं, जो होना था सो हो गया। आपकी प्यारी। चिट्ठी पढ़कर जासूस ने समझ लिया कि जिसको ये चिट्ठी लिखी गई है उसको बड़ी ही चालाकी से खबरदार कर दिया गया है। तो क्या इस बात का मतलब ये था कि ये चोरी मूलचंद ने ही की है? लेकिन देखने में ऐसा लगता नहीं था। मूलचंद भले घर का लड़का था, उसके चाल चलन में खराबी की बात अभी तक किसी से सुनी भी नहीं थी। फिर ऐसा आदमी अपनी ही औरत के गहने भला क्यों चुराएगा? लेकिन साथ में ये बात भी थी कि उसे परदेश जाना था और उसके खर्च के लिए हो सकता है उसके पास पैसे की कमी पड़ रही हो। और फिर ऊपर से प्यारी ने उसे बगीचे से होकर जाते देखा है। वो जानती सब कुछ है, लेकिन किसी के आगे जाहिर नहीं कर रही। लगता है पति की बेइज्जती से डरती है। उसको लगता है कि पति के सिवाय जगत में उसकी दूसरी कोई गति ही नहीं है, तो अपने पति का दोष दुनिया के सामने कैसे जाहिर होने देगी। खैर, अब देखते हैं आगे कौन क्या निकलता है। यही सब सोचते हुए गेरुआ बाबा अपने ऑफिस की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही सेवा समिति के सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको एकांत में ले जाकर सारा हाल कह सुनाया। सुपरिटेंडेंट ने सारी बातें सुनकर सवाल किया, आपको किसके ऊपर संदेह हो रहा है? गेरुआ बाबा ने कहा, अभी तक तो ऐसा लगता है कि शायद मूलचंद का ही किया धरा है। तो फेंकनी का इसमें कोई रोल नहीं है? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। जी हाँ, मुझे तो अभी तक वो बेदाग ही लगती है, लेकिन उसके हाथ का जख्म देखते हुए मैंने उसके ऊपर भी नजर रखने का इंतजाम कर लिया है। सुपरिटेंडेंट ने कंधे उचकाए और बोला, ठीक है, आप जो कार्रवाई उचित समझते हैं वो कीजिए। मेरे ख्याल से आप अकेले ही ये काम कर लेंगे, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बस एक चोर को ही तो पकड़ना है। वैसे अगर बीच में कोई काम पड़े तो मुझे कहिएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुरलीधर के अतीत के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी कारण मैं आपको बता देता हूँ कि 10 साल हुए उनकी औरत की मौत हो चुकी है। वो अपनी औरत से बहुत प्यार करते थे और उसको बहुत मानते थे। इतना दुलार करते थे
कि आखिरकार उसका नतीजा बुरा निकला और उनकी पत्नी मुरलीधर के मित्रों में से किसी एक के साथ भाग गई। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। उसका नाम था देवी बाला। कुछ दिनों तक देवी बाला का कोई पता नहीं चला। काफी समय बाद एक बार अपने पेट से जन्मे एक लड़के की बात उन्होंने मुरलीधर बाबू को चिट्ठी में लिखकर बताई थी। मुरलीधर ने उस लड़के को लाने वाले के लिए बड़ा इनाम देने का लोभ देकर ढिंढोरा भी पिटवाया था, लेकिन उस लड़के या उसकी माँ के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। उन्होंने समिति में भी एप्लीकेशन भेजी थी। उसके बाद कुछ 2 साल पहले उन्होंने अपनी लड़की प्यारी का विवाह कर दिया था। ये विवाह किसी भले घर के लड़के से हुआ था, लेकिन ब्याह के थोड़े ही दिन बाद उनकी समधिन का देहांत हो गया। अब घर का वही लड़का घर का मालिक हो गया। बाप ने काफी पैसा कमाया था, लेकिन एक तो इकलौता लड़का, और फिर माँ रही नहीं। बाप के लाड़ प्यार ने उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया था। इसी कारण जो कुछ बाप छोड़ गया उससे उसका गुजारा चलना मुश्किल हो गया। सिर्फ खाना पहनना तो किसी तरह चल भी सकता था, लेकिन बेटे को अय्याशियों की लत पड़ गई थी। ये सब बातें मैंने सुनी थी, लेकिन फिलहाल का हाल मुझे पता नहीं है। इतना और पता चला था कि उसकी कोई नौकरी या तो लगी है या लगने वाली है। अब जो मुरलीधर बाबू हैं वो एकदम भले आदमी हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले धनी लोगों में उनकी गिनती नहीं होती, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा कड़वा है, और वो कड़वाहट इसलिए है कि उनका हाथ अब थोड़ा तंग रहने लगा है। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये केस में तुम्हारे काम आए। ठीक है, ये कहकर गेरुआ बाबा ने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गए। अगले दिन उन्होंने इधर उधर पूछताछ करके काफी चीजें पता लगाईं। उन्हें पता चला कि मूलचंद फिशिंग रिक्विजिट्स कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन तनख्वाह काफी कम है। इससे उनका काम नहीं चलता। इसी कारण दूसरी अच्छी नौकरी की खोज में है। लाहौर में उनका कोई रिश्तेदार अच्छी पोस्ट पर है। उसी के रसूख से उनको कोई नौकरी मिलने वाली है, और इसी से वो जल्दी ही लाहौर जाने वाले हैं। अपने शहर में उन्होंने कम तनख्वाह वाली नौकरी इसलिए कबूल की थी कि घर पर ही रह पाएंगे, लेकिन जब उतने रुपयों से उनको अपना निबाह होता नहीं दिखा, तब उन्होंने बाहर जाने की सोची। पहले उन्हें ये लगा था कि धन कुबेर के यहाँ उनका ब्याह हुआ है तो वहां से कुछ मिलता रहेगा, लेकिन उधर तो खुद ही उनका हाथ तंग हो रहा था। इसी कारण ससुराल की तरफ से भी निराश होकर अब आखिरकार उन्होंने परदेश जाने की ठान ली थी। भाग 3। पहनावे से 16 आने नई रोशनी के जेंटलमैन बनकर एक महाशय तीसरे पहर को मूलचंद के दरवाजे पर पहुंचे। पुकारने पर भीतर से एक नौकर बाहर आया। आने वाले सज्जन ने उससे पूछा, बाबू घर पर हैं क्या? नौकर ने जवाब दिया, जी नहीं, ऑफिस गए हैं। कब आएंगे? आते तो साहब 5 बजे हैं, लेकिन आज कुछ पता नहीं। क्यों, आज कुछ क्यों नहीं पता? मेहमान ने पूछा। जी वो आज से उधर ही बाजार करने जाएंगे, उनको बाहर जाना है ना, इसलिए। हाँ भाई, बाहर जाना है वो हमें मालूम है, इसीलिए तो हम उनसे मिलने आए हैं, मेहमान ने कहा। नौकर ने सवाल किया, जी कहाँ से आए हैं आप? अरे यहीं पास से ही आया हूँ भाई, उनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे साहब बताकर नहीं गए कि कितनी देर में लौटेंगे? नहीं साहब, ये तो नहीं कह कर गए, नौकर ने कहा। लो, अब ये क्या बात हुई भला? उन्हें पता था मैं आने वाला हूँ और फिर भी उस बात को भूल गए, लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है, तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। जी ठीक है, आप यहाँ बैठक में बैठ जाइए, नौकर ने कहा। नौकर उनको बिठाकर अंदर अपना काम करने चला गया। उसके जाते ही वो महाशय बिजली की तेजी से अपना काम करने लगे। कमरे की सजावट, कालीनों की कारीगरी, मखमली काउच, इनमें से किसी भी चीज ने उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचा। वो फुर्ती से कुर्सी के पास वाली टेबल के पास जाकर खड़े हो गए और जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसके पैंदे का ताला खोल डाला। दराज बाहर खींचने पर उसके अंदर की सारी चीजें उनके सामने आ गईं। सोने का एक ठोस पछुआ उनको दिखाई दिया, जिसका मुंह शेर का था और हर मुंह पर असली नीलम की आंखें लगी हुई थीं। एक चंद्रहार भी था, जिसके बीच का चंद्रमा निकल जाने से वो जगह खाली हो गई थी, लेकिन उसके आसपास और बहुत सारे हीरे मोती, नीलम पुखराज करीने से जड़े हुए थे। उसे देखते ही उन महाशय ने मन ही मन कहा, लिस्ट में जो जेवरों का वर्णन है वो पक्का यही जेवर हैं, और बीच में से एक रतन निकला भी हुआ है। ये वही होगा जो फेंकने की कोठरी में मिला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये महाशय भी चोरी में शामिल हैं और साथ में फेंकनी भी। लेकिन मुरलीधर बाबू तो कहते हैं कि फेंकनी पर उनको पूरा यकीन है। इसके अलावा प्यारी को भी फेंकनी पर पूरा विश्वास है। ऐसा लगता है कि इसने बड़ी ही होशियारी से गहने चुराए और फिर नीचे फेंक दिए, और वहां से मूलचंद उनको लेकर चलता बना। फेंकनी के हाथ में जो घाव है
वो बॉक्स को खोलने पर ही लगा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का कोई चोर इस तरह से बंद मकान में आकर चोरी करेगा। घर में फव्वारे के ऊपर से गए बिना ऊपर चढ़ने का और कोई उपाय भी तो नहीं है। खैर, चाहे जो भी हो, चलो कुछ तो पता चला। गहनों को तो यहीं का यहीं रख देना ठीक होगा। वैसे भी ये आदमी ना तो इन गहनों को बेच पाएगा और ना ही गिरवी रख पाएगा, क्योंकि मैं पहले ही सारे सुनारों और सराफे वालों को खबरदार कर चुका हूँ। गिरवी रखने वालों से भी मैंने बात कर ली है। इसीलिए इन गहनों को यहीं छोड़ देना ही ठीक रहेगा, वरना वैसे भी मूलचंद होशियार हो जाएगा। अब यहाँ पर यह बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि ये महाशय जो इस समय मूलचंद की बैठक में मौजूद हैं, ये खुद गेरुआ बाबा जासूस ही हैं। सारी बातें सोच विचार कर उन्होंने माल को जहां का तहां रहने दिया और दराज को पहले की तरह बंद कर दिया। फिर नौकर को बुलाकर कहा, अरे यार, बहुत देरी हो गई, आए नहीं तुम्हारे साहब अभी तक। अब और कितनी देर इंतजार करूं मैं? जाता हूं मैं। एक चिट्ठी लिखकर मैंने टेबल पर रख दी है। उनसे कह देना कि मुझे कोई जरूरी काम था, इसलिए मैं चला गया और चिट्ठी देकर जा रहा हूं। अगर हो पाया तो वापस लौटते वक्त फिर से मिलता जाऊंगा, तब तक तो वो आ ही जाएंगे। इतना कहकर वो महाशय वहां से बाहर निकल गए। भाग 4। गेरुआ बाबा के जाने के थोड़ी देर बाद मूलचंद अपने घर वापस लौट आए। आते ही नौकर ने कहा, साहब, एक बाबू आपसे भेंट करने आए थे, कहते थे बड़ा जरूरी काम है। आप परदेश जाने वाले हैं ना, इसी से आपसे मिलने आए थे। क्या नाम था उनका? मूलचंद ने पूछा। जी, वो नाम तो नहीं बताकर गए और हम भी पूछना भूल गए। अब मूलचंद थोड़ा हकबकाया। अरे, कौन आदमी था भाई? कुछ तो पता चले। हमारे परदेश जाने से उसका भला क्या मतलब? मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने किसी को मिलने के लिए बुलाया हो। नौकर ने थोड़ा घबराकर कहा, जी, वो कह के गए थे कि लौटती वक्त फिर से मिलने आएंगे और एक चिट्ठी भी लिखकर टेबल पर रख गए हैं। ये सुनते ही मूलचंद थोड़ा और घबरा गया। तो वो आदमी अंदर भी आया था? कितनी देर रहा यहाँ पर, और तू कहाँ था उस वक्त? नौकर ने जवाब दिया, जी, वो तो बड़ी देर तक बैठक में बैठे हुए आपकी राह देख रहे थे। हम उनको बैठाकर घर के अंदर काम करने चले गए थे। नौकर की बात सुनकर मूलचंद मन ही मन और भी डर गया। नौकर को डांटते हुए बोला, अरे, तू कैसा अहमक है रे! जिसको जानता वानता नहीं उसको घर में बिठाकर अंदर चला गया, चाहे वो आदमी बैठक से कुछ भी उठाकर गायब हो जाता। जब उसे वहां बिठाया तो वहीं पर खुद क्यों नहीं खड़ा रहा? अंदर क्यों चला गया, बेहुदा कहीं का? नौकर बेचारा बुरी तरह से घबरा गया। उसकी बोलती बंद हो गई। उसे समझ आया कि उससे बड़ा अपराध हो गया था। असल में कई दिन पहले पड़ोस के एक मकान से कोई बिना जान पहचान का आदमी मालिक की अनुपस्थिति में आकर पहचान वाला बनकर और मालिक का नाम लेकर कुछ चीजें लेकर वहां से चंपत हो गया था। उन सारी बातों को याद करके नौकर बहुत ही पछताने लगा। उसके बार बार माफी मांगने पर मूलचंद ने उसे अंदर भेज दिया और जल्दी से जाकर टेबल को खोलकर दराज को चेक किया। सारी चीजों को सही ठिकाने पर रखा देख उसने चैन की सांस ली। अब बस यही चिंता रह गई थी कि आखिर वो आदमी था कौन जो वहां मिलने आया था। नौकर ने उसे वो चिट्ठी दिखाई। उसे देखते ही लिखावट देखकर मूलचंद चकरा गया। जरूर ये उसकी ससुराल का कोई आदमी आया था। चिट्ठी को खोलकर पढ़ने के बाद मूलचंद के मन में बड़ी घृणा पैदा हुई। अंदर जो बातें लिखी थी उससे उसके मन में गुस्सा और दुख दोनों पैदा हुए। असल में ये वही चिट्ठी थी जो प्यारी ने मूलचंद के लिए लिखकर फेंकनी के हाथ भेजी थी। चिट्ठी को पढ़कर मूलचंद के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। ये क्या लिखा है प्यारी ने? मैं सब समझ गई हूँ, बगीचे से जाते देखा है। हमको गहने दिखाने के बाद ही सर्वनाश हो गया। इन सारी बातों का क्या मतलब? मतलब वो ये समझती है कि मुझे दिखाने की वजह से गहने चोरी हो गए, तो क्या वो मेरे ऊपर ही संदेह करती है? ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरी अपनी ही औरत के मन में मेरे लिए ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे एक बार चलकर सारा हाल जानना चाहिए कि हुआ क्या है। लेकिन अगर उसे सचमुच ऐसा लगता है तो क्या वहां जाना ठीक होगा? जिन लोगों के ख्याल इतने छोटे हैं, जिनके अंदर इतनी नीचता भरी है, उनसे मिलना और भेंट करना तो ठीक नहीं रहेगा। अब शादी की है तो उसे छोड़ देना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसी भावनाएं आई कैसे? या तो एक काम करता हूँ, छिपकर उससे भेंट करता हूँ और सारा भेद जानने की कोशिश करता हूँ। एक बार परदेश जाने के बाद न जाने कब मिलना हो, तो जाने से पहले एक बार भेंट करना ही ठीक रहेगा। लेकिन चिट्ठी ऐसी है कि जाने का मन नहीं करता। इसी तरह से काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिर में मूलचंद ने ससुराल जाना ही ठीक समझा। वहां पहुंचकर वो इधर उधर चुपचाप टहलने लगा और इस बात की जुगत करने लगा कि औरत से चुपचाप कैसे मिले। तभी उसने देखा कि फाटक के पास फेंकनी खड़ी है।
उसने सोचा कि प्यारी ने ही उसकी टोह लेने के लिए उसे भेजा है। मूलचंद ने उसे पुकारा तो वो बोली, अरे अच्छा आप हैं? हाँ मैं हूँ। तेरी बीबी जी तो ठीक से है ना? उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनको ये डर किस लिए हुआ? फैंकनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मूलचंद ने फिर से कहा, देख अपनी बीबी से बोल देना कल हम पश्चिम जा रहे हैं। अब इस घर में जाकर उनसे मिलने का हमारा मन नहीं करता। अगर वो हमको कोई खबर देना चाहें तो घर पर बहन से पता पूछवा कर लिखें, और ये भी कह देना कि अपने गहने वगैरह इतनी लापरवाही से ना रखें। कीमती चीजें यूं ही पड़ी रहने से खराब हो जाती हैं। ये लो, ये ले जाओ और अपनी मालकिन को दे देना। इतना कहकर मूलचंद ने अपनी जेब से एक हार निकालकर दे दिया। रात की चांदनी में वो हार चमचमा उठा। फैंकनी उसे देखते ही चौंक पड़ी और जोर से चिल्लाकर वहां से भागी। उसका ये रंग ढंग देखकर मूलचंद बड़ा ही हैरान हुआ और बार बार उसे पुकारते हुए कहने लगा, अरे क्या हुआ फैंकनी? ये लेकर तो जा, अपनी मालकिन को देना। भागती क्यों है? पागल हो गई है क्या? इतने में ही एक आदमी ने आकर मूलचंद से कहा, क्या बात है जनाब, होश में हैं कि कुछ नशा चढ़ गया है? पागल तो नहीं हो गए हैं? मूलचंद ने फुर्ती से पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही विशालकाय आदमी हाथ में कटार लिए उनकी छाती पर चलाने के लिए तैयार खड़ा था। वो कब आया, किधर से आया, वो मूलचंद को पता नहीं लगा। न ही उसके आने की कोई आहट ही मिली। कारण ये था कि वो पंजों के बल बड़ी ही सावधानी से पीछे से चलता हुआ आया था। उसने फिर से दांत पीस कर कहा, कहिए आप पागल तो नहीं हो गए हैं ना? मूलचंद ने कहा, अरे तू कौन है भाई, और यूं मेरी छाती पर क्यों सवार हो रहा है? अरे भाई धीरे बोल, कोई सुन लेगा। उस आदमी ने कहा, अरे सुनेगा तो सुन ले, मैं तो सुनाना ही चाहता हूं। तू दूर हो यहां से और चला जा। मूलचंद ने अपनी आवाज और भी तेज करते हुए कहा। अब उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, देखो मुझे जल्दी जाना है, तो जल्दी से मेरा काम कीजिए और मुझे यहां से जाने दीजिए। मूलचंद अब और भी चक्कर में पड़ गया। मैंने तुझे कब रोका है? तुझे जहां जाना है जा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू आखिर चाहता क्या है? उस आदमी ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो यही कहता था साहब कि आप पागलपना मत कीजिए। ऐसी कीमती चीज कपड़े में लपेटकर इस तरह खुले तौर पर नहीं लानी चाहिए। खैर जो किया सो किया, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अब यह हार मुझे देकर आपको जहां जाना है खुशी से जाइए, लेकिन इसकी मुझे जरूरत है, ये मुझे दे दीजिए। मूलचंद को और भी गुस्सा आ गया। मैं अपनी चीज तुझे क्यों दूं भला? पागल हो गया है क्या? उन्होंने गुस्से से कहा। अब उस बदमाश के चेहरे के भाव और सख्त हो गए। उसने कहा, ठीक है, बहुत हुआ तुम्हारा। अब मैं और देर नहीं कर सकता। मैं 5 तक गिनता हूं। तब तक अगर तुमने ये पैकेट मुझे नहीं दिया तो ये छुरी तुम्हारे पेट के अंदर होगी। 1, 2, 3। मूलचंद डरने वालों में से नहीं था। उस बदमाश के मुंह से अभी 4 निकला भी नहीं था कि मूलचंद ने तेजी से उसके हाथ की छुरी का फल उलट दिया और जोर से दबाकर कोशिश की कि उसे उसी के शरीर में भोंक दे। लेकिन वो आदमी भी काफी मजबूत था। मूलचंद का इरादा पूरा नहीं हो पाया। कुछ सेकंड तक दोनों में हाथापाई होती रही और फिर बदमाश का पलड़ा भारी पड़ा। उसने छुरी मूलचंद की देह में गड़ा दी और मूलचंद घाव खाकर जमीन पर गिर पड़ा। गुंडा वो हार लेकर तेजी से वहां से चलता बना। भाग 5। अब जासूस गेरुआ बाबा मूलचंद के लिए जो चिट्ठी छोड़ आए थे, उसकी बिना पर उनको ये पूरा यकीन था कि वो अपनी पत्नी से अब मिलने के लिए जरूर जाएंगे। इसीलिए वो लगातार उसके घर के पास छुपे हुए उस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही थोड़ी रात गहराई तो गेरुआ बाबा ने देखा कि मूलचंद बड़ी तेजी से अपने ससुराल वाले मोहल्ले की तरफ चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की छाप थी। गेरुआ बाबा भी थोड़ी दूरी रखकर उनका पीछा करने लगे। जब मूलचंद ससुराल पहुंचकर फैंकनी से दरवाजे पर बात कर रहे थे, तब गेरुआ बाबा भी थोड़ी दूर पर ही छिपे हुए थे, लेकिन इतनी दूर थे कि दोनों की बातें नहीं सुन सकते थे। जब फैंकनी वहां से भागी और वो बदमाश चुरा लिए मूलचंद पर चढ़ दौड़ा, वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब तक वो अपनी जगह से निकलकर वहां पहुंचते, तब तक वो गुंडा मूलचंद को घायल करके वहां से भाग चुका था। उन्होंने जल्दी से उसके कंधे का घाव चेक किया। घाव ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन काफी खून बह रहा था। गेरुआ बाबा ने मूलचंद को ढाढ़स बंधाया और फिर एक गाड़ी बुलवाकर उसके घर पहुंचाने का इंतजाम किया। फिर नौकर को भेजकर डॉक्टर को बुलवाया और घाव की मरहम पट्टी करवाई। डॉक्टर के जाने के बाद उन्होंने मूलचंद से पूछा, क्यों साहब, अगर उस बदमाश को आप देखेंगे
तो पहचान तो लेंगे ना? मूलचंद ने जवाब दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान लूंगा, देखते ही एकदम। मुझे तो देखने में वो कोई पंजाबी गुंडा मालूम होता था। और हाँ, इसके लिए मैं जासूस भी रखूंगा साहब। लेकिन पहले जरा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि घर में और कोई आदमी तो है नहीं। आपने इस घड़ी में मेरी बड़ी मदद की। रात काफी हो चुकी है, तो अगर आप घर जाते वक्त पुलिस में इत्तला करते जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। गेरुआ बाबा ने सवाल किया। आपका मतलब है पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट लिखवा दूं? मूलचंद ने कहा। जी हाँ, मतलब तो वही है, लेकिन असल में इन कोतवाली वालों को सिर्फ घूस खाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। काम के नाम पर ये सब ठन गोपाल हैं। इसलिए बेहतर होगा अगर आप सीआईडी के ऑफिस में जाकर सुपरिटेंडेंट को इत्तला कर दें। गेरुआ बाबा ने कुछ सोचकर कहा। सीआईडी का ऑफिस तो अभी फिलहाल बंद होगा, मैं सुबह वहां रिपोर्ट लिखवा दूंगा। हाँ ठीक है, मूलचंद ने कहा। फिर कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर से कहा, 1 मिनट सुनिए साहब, मेरे दिमाग में एक और अच्छा ख्याल आया है। सुपरिटेंडेंट साहब के पास जाने से भी बेहतर होगा कि आप सीधे सेवा समिति में चले जाएं। उनके यहाँ एक बड़े ही अच्छे जासूस हैं जिनका नाम है गेरुआ बाबा। अगर वो इस काम को अपने हाथ में ले लेंगे तो ये केस पक्के तौर पर सुलझ जाएगा। गेरुआ बाबा ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं सेवा समिति में ही चला जाऊंगा। उनका ऑफिस तो 8 पहर खुला ही रहता है, तो मैं अभी घर जाते हुए उनको बोलता जाऊंगा। मूलचंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा साहब। आज के जमाने में कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है जितना आपने मेरे लिए किया। इस संकट के समय में आपने ही मुझे उबारा है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही आपको जो इतना कष्ट हुआ मेरी वजह से, उसके लिए बहुत लज्जित भी हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए, रात भी काफी हो गई है। गेरुआ बाबा उठ खड़े हुए और बोले, आप मेरे लिए जरा भी चिंता और संकोच मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। मैं यहाँ से सेवा समिति में आपकी एप्लीकेशन देते हुए ही जाऊंगा। अब चलता हूँ, कल सुबह फिर आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर गेरुआ बाबा वहां से बाहर निकल गए। भाग 6। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचे, रात के 12 बज चुके थे। सुपरिटेंडेंट साहब सामने बैठे कुछ सोच रहे थे। गेरुआ को देखते ही बोले, कहिए बाबा जी, कुछ काम बना कि नहीं? एक चिट्ठी आई है आपके लिए, शायद मुरलीधर के यहाँ से। गेरुआ ने जवाब दिया, हाँ, काम तो काफी कुछ रास्ते पर आ गया है। मूलचंद से मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। उनको एक अच्छे जासूस की जरूरत है और वो इस काम के लिए गेरुआ बाबा को अपने केस पर चाहते हैं। उन्होंने उनका नाम और यश काफी सुना है, लेकिन पहचानते नहीं हैं, इसीलिए मुझे दूसरे ही रूप में उनके पास कल जाना होगा। इतना कहकर गेरुआ ने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। लिखने वाली थी सेठ मुरलीधर की बहन, वही बुढ़िया जिसका नाम था नोखा। उसने चिट्ठी में लिखा था, इस चोरी के मामले में आज रात को फेंकनी से उस अनजान आदमी ने जो जो बातें की है वो सारी मैं नीचे लिखकर आपको बता रही हूँ साहब। इसको पढ़ने के बाद आप जो भी उचित समझें वो करें। आज जब वो आदमी आया तो उसने आते ही फेंकनी से कहा, अरे आ गई मेरी लक्ष्मी। फेंकनी ने कहा, तुमने कहा था कि आना है तो आना ही पड़ता ना। चलो अब जल्दी से मेरा वो कागज दे दो बाबू। आदमी ने जवाब दिया, हाँ दे दूंगा, इतनी जल्दी काहे की पड़ी है, जब सही समय आएगा तब दे दूंगा। फेंकनी ने थोड़ा तलख स्वर में कहा, अरे सही समय कब आएगा बाबू? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमको ये बता दूं कि प्यारी के घर में बगीचे से किस खिड़की से जाने से आसानी होगी। मैंने तुमको बतला दिया और तुमने अपना काम भी कर लिया। तुमने कहा था ना कि ये काम कर देने पर फिर मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम कोई और फरमाइश करोगे और चुपचाप मुझे वो कागज दे दोगे। अब जब मैंने सारा काम पूरा कर दिया तो मुझे देते क्यों नहीं हो? आदमी ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, काम तो पूरा हो गया, लेकिन तुमने जितने गहने बताए थे उसमें से एक तो है ही नहीं। फेंकनी ने जवाब दिया, अरे भाई मुझे क्या पता, मैंने तो जो देखा वो बता दिया था, लेकिन तुमने तो 2 हार बताए थे ना फेंकनी। लेकिन गब्दू तो सिर्फ एक ही लेकर आया है। अब वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो चीज उधर उधर फेंक आएगा, और ना ही वो हार कोई इतना छोटा सा था कि कहीं गिर पड़ा हो। और इसी बात से मुझे ऐसा लग रहा है फेंकनी कि तुमने इस बार मुझे धोखा दिया है। वो गब्दू कोई गधा नहीं है, जानती हो ना कितना होशियार है वो। उसी ने तो तुम्हें उस नरक से निकाला था। फेंकनी ने जवाब दिया, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो मेरी नाक में दम आ चुका है। अब मुझसे तुम लोगों के सारे हुक्म नहीं सहे जाएंगे। बस मेरा कागज दे दो मुझे। हाँ तो दे दूंगा, पहले मेरा हार दो मुझे, उस आदमी ने कहा। फेंकनी ने जवाब दिया, अरे भाई हार वार मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बताया ना तुम्हें। आदमी जोर से हंसा और बोला, हाँ मैं सब समझता हूँ फेंकनी,
तू बड़ी ही उस्ताद है, जरूर तूने उसे कहीं छुपा दिया है। इस बार फेंकनी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने तेज स्वर में कहा, अब ये बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ भौंकू, मेरा कागज मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उस आदमी ने कागज देने की बजाय कुछ इशारे जैसी एक सीटी बजाई और जल्दी से वहां से भागकर कहीं छिप गया। इस बात के थोड़ी ही देर बाद मेरे भाई के दामाद मूलचंद वहां आ पहुंचे। उन्होंने फेंकनी से कुछ बात की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फेंकनी कुछ चिल्लाकर वहां से भाग गई। क्या हुआ ये मुझे पता नहीं चला। मूलचंद भी फाटक से चला गया। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि चोरों का एक दल है और मूलचंद उनका सरदार है, और ये फेंकनी भी उनके साथ मिली हुई है, और गब्दू और भौंकू नाम के ये 2 गुंडे ये भी मूलचंद के साथ ही मिले हुए हैं। बस यही सब कुछ मुझे पता चला, सो मैंने आपको लिख दिया है। अब जो भी असली बात हो उसका पता लगाना आपका काम है। चिट्ठी पूरी पढ़ चुकने के बाद गेरुआ बाबा को समझ आ गया कि मूलचंद के हाथ से जो हार गुंडों ने छीन लिया है ये उसी की बात हो रही है। मूलचंद किसी के दल में नहीं है और ना ही गब्दू और भौंकू उसके साथी हैं। अगर ऐसा होता तो वो भौंकू मूलचंद का खून करने की कोशिश हरगिज नहीं करता। अब गेरुआ बाबा को थोड़ी चिंता हुई। पहले उनको ये लग रहा था कि ये एक साधारण चोरी का मामला है, लेकिन अब जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा था ये और भी पेचदार और संगीन होता जा रहा था। शायद सुपरिंटेंडेंट साहब को भी यही बात महसूस हो रही थी, सो उन्होंने कहा, देखो गेरुआ, पहले मुझे लगा था कि यह साधारण मामला है, लेकिन अब लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। अगर तुम्हें कोई हेल्पर चाहिए हो तो बेहिचक मांग लेना। गेरुआ बाबा मुस्कुराए और बोले, जी हाँ साहब, जरूर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बेहिचक आपसे सहायक मांग लूंगा। अब तो किसी भी कीमत पर इस असलियत को खोजकर निकालना ही है। भाग 7। अगले दिन सुबह सवेरे ही हुलिया बदलकर गेरुआ बाबा मूलचंद के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नौकर से मूलचंद से मिलने की इच्छा जाहिर की। नौकर ने बताया कि उसके साहब अभी तक जागे नहीं हैं। गेरुआ ने उसे अपना नाम बताया, मेटूलाल, और वहीं बैठकर नौकर से बातें करने लगे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्यों भाई, तुम कितने दिन से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो और तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? नौकर ने जवाब दिया, अरे साहब, तनख्वाह तो 10 रुपया है, लेकिन ये तो खाली पेंशन है। यहाँ पर काम वाम ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता मुझे, बस धोती धोना, नहलाना, कपड़े पहनाना, बस यही काम है मुझे। अच्छा, और कितने आदमी काम करते हैं तुम्हारे यहाँ पर? मेटूलाल बने गेरुआ ने पूछा। नौकर ने बताया, साहब 4-5 आदमी है कुल मिलाकर। एक रसोई बनाने वाली मिसराइन है, एक सौदा सुलफ लाने के लिए कहार है, दरवाजे के लिए एक सिपाही है और एक जनान खाने में रहने वाली नौकरानी है। इसके अलावा एक ग्वाला भी है जो गाय का और दूध का काम करता है। अच्छा, तुम कितने दिनों से यहाँ नौकरी कर रहे हो? मेटूलाल ने पूछा। अरे साहब, हमको तो अभी बरस भी पूरा नहीं हुआ, इस दशहरे पर 1 साल पूरा होगा। तभी अंदर से उसके नाम की पुकार आई और नौकर दौड़कर अंदर गया। मेटूलाल उससे बात करके जो कुछ उगलवाना चाह रहा था वो बात बीच में ही छूट गई। भाग 8। मुरलीधर की बहन नोखाबाई अपने भाई के घर में चल रही इन घटनाओं से काफी चिंतित थी। इसीलिए उसे जो भी खबर मिलती थी वो सारी गेरुआ बाबा यानी जासूस के पास पहुंचा देने को वो अपना फर्ज समझती थी। आज भी जो चिट्ठी उसने सेवा समिति में भेजी थी वो एक छोटे बच्चे के हाथ भिजवाई थी। इस समय भी वो अपने कमरे में बैठी इन्हीं सारी बातों पर सोच विचार कर रही थी कि तभी किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर लोगों के भागने की आवाजें सुनाई दी। नोखा घबराकर अपने कमरे से बाहर निकली और जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ दौड़ पड़ी। ये सारी आवाजें प्यारी के कमरे से आ रही थीं। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि मुरलीधर वहीं पर भीतर ही थे और उनको घेर कर चारों तरफ नौकर और नौकरानियां खड़े हुए थे। एक तरफ प्यारी बेहोश पड़ी हुई थी और फेंकनी पास में बैठी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। नौकरों को हटाकर जब नोखा अंदर गई तो वहां की दशा देखकर चौंक पड़ी। कमरे की सारी चीजें तितर बितर पड़ी थीं। पलंग की चादर कटफट कर नीचे गिरी हुई थी। ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कमरे में कुछ लोगों ने आपस में बड़ी धींगा मुश्ती और लड़ाई की हो। प्यारी जो बेहोश फर्श पर पड़ी हुई थी उसके दोनों हाथ जख्मी थे, सिर के बाल बिखर कर जमीन पर लौट रहे थे। माथे पर खून का लाल दाग पड़ा हुआ था और पास ही कमरे के फर्श पर भी खून पड़ा हुआ था। फेंकनी मुट्ठियां बांधे उसके पास ही बैठी थी और बहुत ही डरी हुई दिखाई दे रही थी। वो रह रहकर लंबी सांस लेती और चिल्लाने लगती थी।
मुरलीधर थोड़ी देर कमरे में खड़े अवाक होकर ये सब देखते रहे। बेटी की ये दुर्दशा देखकर वो बहुत ही बेचैन और परेशान दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, अरे बेटी क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अपने बूढ़े बाप का मुंह देखकर कुछ तो बोलो बेटी। नोखा बाई भी खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और उसने नौकरानियों की मदद से प्यारी को उठाकर पलंग पर लिटवा दिया। फिर उसने उसके पास जाकर उसकी नब्ज वगैरह चेक की। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद आखिरकार धीरे से प्यारी की पलकें हिली और होठ कांपने लगे। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। मुरलीधर उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। प्यारी बहुत ही धीमे से कुछ बुदबुदाई। मुरलीधर ने अपना कान उसके होठों के पास ले जाकर बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश की। 2-3 बार के बाद उनको समझ में आया कि प्यारी कह रही थी, वो गया। कौन गया बेटी, किसके बारे में कह रही हो तुम? वही शैतान। लेकिन यहाँ तो कोई शैतान नहीं है बेटा, तुम किसकी बात कर रही हो? क्या नहीं है? क्या आप सच कहते हैं बाबूजी? अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम हिम्मत रखो और मुझे बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। अब धीरे धीरे प्यारी की हिम्मत लौटने लगी। उसने अपने दोनों हाथ धीरे से उठाकर पिता का हाथ पकड़ लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये कुछ शब्द बोलने में ही काफी थक गई है। थोड़ी देर तक इसी हालत में रहने के बाद उसने आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, जान बची, मेरे गहने कहाँ हैं? मुरलीधर अब थोड़ा और भी हचकचाए। ये क्या कहती हो बेटी, गहने अब यहाँ कहाँ हैं? वो तो पहले ही चोरी जा चुके। प्यारी ने फिर से दुखी होकर आंखें बंद कर लीं और एकदम शिथिल होकर पड़ी रही। मुरलीधर ने एक नौकर से कहा, जरा दौड़कर पानी तो लाओ, माथे से अभी तक खून बह रहा है। इतना सुनते ही 2 आदमी पानी लाने दौड़े। नोखा भी फुर्ती से बगल वाले कमरे में गई और जल्दी से एक चिट्ठी सेवा समिति के लिए लिखकर एक नौकर को देते हुए बोली, जल्दी जा और सेवा समिति में देखा रहा, रास्ते में बिल्कुल भी न रुकना। चिट्ठी देकर जब नोखाबाई कमरे में वापस आई तो मुरलीधर ने उससे कहा, लड़की तो बेहोश सी पड़ी है, कुछ बता भी नहीं पा रही है। मुझे लगता है जरूर कोई बदमाश इसकी जान लेने आया था। हमें पुलिस में इत्तला करनी चाहिए। नोखा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता मत कर भाई, मैं पहले ही सेवा समिति में खबर भेजकर आ रही हूँ। वहां से उनका कोई ना कोई जासूस आता ही होगा। मुरलीधर ने कहा, ये काम तुमने बड़ा अच्छा किया बहन। इस आफत के समय में मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। पहले भी जब भी कभी मेरे ऊपर संकट आया है तो तुमने हमेशा ही समझदारी से काम लिया है। अच्छा, अब जरा प्यारी बिटिया को तो देखो, इसका जख्म कैसा है, कहीं जानलेवा तो नहीं है? नोखा ने प्यारी के पास जाकर उसे अच्छी तरह से देखा और पानी से बहते हुए खून को धोकर जख्म को साफ किया। जहां कपड़ा बांधा जा सकता था वहां सावधानी से कपड़ा भी बांध दिया। फेंकनी ने भी इस काम में उसकी मदद की। फिर नोखा ने अपनी जांच पूरी करके कहा, अरे नहीं भाई, छोटा सा ही जख्म है, जानलेवा तो बिल्कुल नहीं है। मुरलीधर ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ समझ में आता है कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ होगा? नोखा ने जवाब दिया, देखो भाई, जब तक प्यारी उठ ना जाए और सारी बातें खुद ना बताए तब तक कोई भी अटकल लगाना फिजूल होगा। लेकिन प्यारी ने जो धीरे से एक बात कही थी कि गहने क्या हुए, उसका मतलब कुछ समझ में आया? नहीं बहन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुरलीधर ने कहा। अब तो प्यारी के होश में आने का इंतजार करने के अलावा हमारे पास पता लगाने का और कोई चारा नहीं है, तो चलो इंतजार करते हैं। भाग 9। जब नौकर नोखाबाई की चिट्ठी लिए हुए सेवा समिति के दरवाजे पर पहुंचा तब सब लोग वहां से जा चुके थे। सिर्फ सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण बाहर के बरामदे में टहल रहे थे। नौकर ने चिट्ठी उन्हें दी और उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, गेरुआ बाबा जी, आप तुरंत आइए। प्यारी को कोई अधमरा करके उसके कमरे में छोड़ गया है, वो बेहोश पड़ी है, आने में देर मत कीजिएगा। नोखा। चिट्ठी पढ़कर अवधेश नारायण चौंक पड़े। उन्होंने नौकर से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं जल्दी से जल्दी गेरुआ को भेज रहा हूँ। नौकर के जाने के बाद सुपरिटेंडेंट ने अपने नए बालदूत को बुलाया। ये लड़का अभी थोड़े ही दिनों से सेवा समिति में आया था। करीब 9 या 10 साल का होगा, लेकिन चतुराई, तेजी और उसकी मुस्तैदी देखकर सुपरिटेंडेंट ने उसे अपना खास बालदूत बना लिया था। जब भी कोई गुप्त संदेश कहीं भेजने की जल्दी जरूरत होती थी
तब ये काम वो उसी को ही सौंपा करते थे। उस जरूरी चिट्ठी को लिफाफे में डालकर उन्होंने नए लिफाफे में बंद कर दिया और ऊपर मेटूलाल का नाम लिखकर उस लड़के के हाथ पर रख दिया और मूलचंद के यहाँ ले जाकर गेरुआ बाबा को देने का हुक्म दिया। ये भी समझा दिया कि इस तरह से चिट्ठी दे कि कोई दूसरा ताड़ ना सके। लड़के ने लिफाफा हाथ में लिया और बहुत अच्छा कहकर बाहर निकल गया। फिर उसने अपने कमरे पर जाकर जल्दी से अपना खाकी कुर्ता पहन लिया। उसने डाक के बॉय मैसेंजर को इधर आते जाते देखकर उन्हीं के जैसा कुर्ता और एक दुरंगी मुरेठा सुपरिंटेंडेंट साहब से जिद करके बनवा लिया था। असल में बात यह थी कि सुपरिंटेंडेंट उसका बड़ा ही आदर करते थे। उसको होनहार देखकर अपने ही लड़के के समान बड़े प्यार से पालने लगे थे। वो जिस भी चीज के लिए मचलता था उसको वो चीज जरूर मंगवा कर देते थे। उन्होंने बॉय मैसेंजर के जैसा कुर्ता और पगड़ी भी उसे बनवा दी थी। उसके लिए एक बढ़िया कमीज और किनारीदार काले फीते वाली पाड़ की धोती भी खरीद दी थी। एक मारवाड़ी पगड़ी भी बनवा दी थी। ये लड़का उन सारी चीजों के सेट बनाकर बड़े ही कायदे से अलग अलग रखता था और जब जैसा मन करे वैसा वेश बनाकर रहता था या शहर में जाता था। उस घड़ी सुपरिंटेंडेंट का हुक्म सुनकर उसके मन में बॉय मैसेंजर बनने का इरादा आया था। बस हाथ में एक रसीद बही और लिफाफा लेकर वो अपनी साइकिल पर सवार हुआ और मूलचंद के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां बाहर बैठे नौकर से उसने पूछा, यहाँ कोई मेटू बाबू आए हैं क्या? नौकर ने जवाब दिया, भाई नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक मेहमान आए जरूर हैं। ठीक है, तो उनको जाकर कह दो कि उनसे कोई मिलने आया है, लड़के ने कहा। नौकर अंदर गया और थोड़ी ही देर में मेटूलाल बाहर आ पहुंचे। सामने डाक वाले लड़के को देखकर उन्होंने उसकी रसीद बही में साइन किए और उससे तार को लेकर खोला। भीतर का लिफाफा देखकर वो एक बारगी चौंक पड़े, लेकिन अपने चेहरे पर उन्होंने कोई भाव नहीं आने दिया। ठीक है, तुम जाओ, उन्होंने लड़के से कहा। लड़का नमस्ते कहकर वहां से चल दिया। हालांकि गेरुआ बाबा ने इस लड़के को पहले भी कई बार देख रखा था, लेकिन आज उसे देखकर उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये लड़का जैसा सुशील है उतना ही चतुर भी है। इसे भगवान ने रूप भी अच्छा खासा दिया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। किस आदमी से इसकी शक्ल मिलती है भला, याद ही नहीं आता है। कुछ देर तक वो खड़े एकाग्रचित्त से कुछ सोचते रहे और फिर अचानक उनके मुंह से सीटी जैसी आवाज निकली। आहा, याद आ गया, इस लड़के का चेहरा तो हूबहू मुरलीधर से मिलता है, ठीक जैसे उनका छोटा एडिशन हो, जैसे कोई बहुत बड़ा फोटो सामने रखकर उसको नगीने में लगाने के लिए उसकी एक छोटी कॉपी बना दी जाए, ठीक उसी तरह का। लेकिन अब ये क्या गोरख धंधा है? गेरुआ बाबा को कुछ समझ नहीं आया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने गेरुआ बाबा कहानी का दूसरा और आखिरी भाग।